हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल फीवर की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है लोगों में। खास करके डेंगू का फीवर या फिर इस तरह के दूसरे जो फीवर हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। एक तो इसका रीज़न है कि मौसम भी चेंज हो रहा है और दूसरा मौसम चेंज होने के साथ साथ में जो आपका इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, यानी कि सब कुछ अलग हो रहा है। और आपकी डाइट भी ख़राब होती है। इस वजह से फीवर की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कितने प्रकार के फीवर होते हैं और किस फीवर में कौन सी दवा देते हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर एंड इट्स ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर फीवर के बारे में बात किया जाए तो फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। मेडिकल टर्म में इसे पायरेक्सिया कहा जाता है। इस वजह से एंटीपायरेटिक मेडिसिन आती है। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो अगर ओरली थर्मामीटर से एडल्ट का जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है तो ऐसे में उसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। वहीं फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.4 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब होता है कि फीवर की कंडीशन है। अभी अगर हम फीवर के बारे में उसके काजेस के बारे में बात करें दोस्तों, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको फीवर होते हैं। लेकिन कुछ नॉर्मल रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी नर्वस सिस्टम से डिजीज़ है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है तो ऐसे में फीवर होने की संभावना होती है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रामा, यानी कि अगर चोट लगती है आपको तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से फीवर आता है। आपको ब्लड से संबंधित समस्या है, वैस्कुलर डिजीज़ है कोई, तो उससे संबंधित अगर समस्या है तब भी आ सकता है। लू लगने से, हीट स्ट्रोक से भी कई बार फीवर आने की संभावना होती है। इसके अलावा रेडिएशन की वजह से, एंडोक्राइन सिस्टम के डिजीज़ की वजह से, इंजरी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से, फॉरेन प्रोटेक्शन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर होने की समस्या आ सकती है। देखिए, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं जिससे फीवर आ सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन है, जो आपके सामने सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों, वो होते हैं फॉरेन प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब भी होता है किसी भी प्रकार का तो ऐसे में आपको फीवर आता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फॉरेन प्रोटेक्शन क्या है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में पैथोजन अटैक करते हैं, तो हमारा शरीर उन पैथोजन को मारने के लिए अपने टेम्परेचर को एलिवेट करता है, जिसकी वजह से आपको फीवर की कंडीशन आती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा फीवर उसी का एक भाग है। ये दो काम करता है। एक तो हमारे शरीर को ठीक करने का भी काम करता है, दूसरा एक तरह से ये हेल्थ साइन कह सकते हो कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले फीवर आता है। तो फीवर से हमें पता चल जाता है और फीवर को क्योंकि हम सह नहीं सकते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये बीमारी का एक साइन है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर ये ना हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बीमार रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और फिर आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में, दोस्तों फीवर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं किसी डिटेल वीडियो में इसकी बात करूंगा, एक सिंगल वीडियो में। बाकी यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें आपको बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, फीवर होता है कई प्रकार का, जैसे कंटिन्यूस फीवर, यानी एक ऐसा फीवर जो लगातार आपको रहता है, हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट होता है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस फीवर कहते हैं। रेमिटेंट फीवर जो होता है ये भी एक प्रकार का फीवर है। इस फीवर में क्या है कि जो फ्लैक्चुएशन होता है वो 2 डिग्री के आसपास होता है, यानी डेली आपका टेम्परेचर कम होता है 2 डिग्री के आसपास, लेकिन नॉर्मल पे नहीं आता। इंटर रेमिटेंट फीवर जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा फीवर है जिसमें फ्लैक्चुएशन होता है फीवर में, और रोज़ आपका फीवर नॉर्मल पे आता है, रोज़ बढ़ेगा, एलिवेट होगा और रोज़ नॉर्मल पे आएगा। उसे हम लोग कहेंगे इंटर रेमिटेंट फीवर। इसके अलावा हेक्टिक फीवर होता है दोस्तों। हेक्टिक फीवर की में क्या होता है कि चिल्स के साथ में, कपकपी के साथ में, ठंडक लगने के साथ में, हल्की फुल्की आपको ठंडी लगती है, हल्की फुल्की कम कपाहट होती है, इसके साथ में फीवर होता है, तो उसे हेक्टिक फीवर बोला जाता है। वहीं इन्वर्स फीवर होता है दोस्तों। इन्वर्स फीवर एक तरह से हाई फीवर होता है। हाई फीवर का मतलब से टाइफाइड के अंदर में जब फीवर होता है तो उसको हम लोग इन्वर्स फीवर कहते हैं। इसी तरह से रिलैप्सिंग फीवर होता है दोस्तों। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है कि आपको दर्द और हड्डियों में दर्द, इस सब के साथ में भी फीवर होता है, तो उसको रिलैप्सिंग फीवर कहा जाता है। अगर हम बात करें सब नॉर्मल टेम्परेचर है, सब नॉर्मल फीवर के बारे में, तो कई बार क्या होता है लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो ये अक्सर मेडिकल कंडीशंस होती हैं, मेडिसिन लेने की वजह से ऐसा होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सब नॉर्मल फीवर या सब नॉर्मल टेम्परेचर।
इसी तरह से होता है दोस्तों क्राइसिस फीवर, किसी बीमारी की वजह से होता है। लाइसिस फीवर के अंदर क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा रिगर की कंडीशन आती है दोस्तों। रिगर की जो कंडीशन है वो भी फीवर की कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है कि आपको फीवर तेज़ होता है और एक समयांतराल पे होता है, एक टाइम इंटरवल पे होता है, ठीक है। और जब होता है तो आपको कपकपी भी आती है, और आपके शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं ना, कपकपी आती है। इसके अलावा ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है। मलेरिया टाइप का जो फीवर आता है उसमें रिगर हम लोग बोलते हैं, रिगर स्टेज बोलते हैं। तो रिगर फीवर उस तरह का होता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बस नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में डिटेल में, और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि फीवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसी तरह से दोस्तों हाइपरपायरेक्सिया होता है जब फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगला होता है मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर मतलब आपको हल्का फुल्का फीवर होता है, और नॉर्मल जब सबसे कम फीवर होता है तो उसको नॉर्मली जब आपको हरारत होती है तो वो कहलाता है लो फीवर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। नॉर्मली आप पैरासीटामॉल लेते हैं, डोलो लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इतने प्रकार के दोस्तों फीवर होते हैं। इससे अलावा भी कुछ फीवर होते हैं, जैसे हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब मैं बात करूं दोस्तों ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट कई प्रकार से किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि आपको करना क्या होता है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले हिस्ट्री और जो बुखार का कारण है उसको जानिए, मतलब क्यों हुआ है उसका एग्जामिनेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद ही इलाज करिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप बिना डायग्नोज किए, क्योंकि पहली बार आदमी डायग्नोज नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है, बिना डायग्नोज करे मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या दे सकते हैं। इसमें आप दे सकते हैं पैरासीटामॉल यानी 650 mg डोलो टैबलेट। ये आपको एक गोली सुबह, एक गोली शाम देना है, 2 दिन के लिए देना है, ठीक है। अगर नॉर्मल फीवर है बिना किसी रीजन के तो ठीक हो जाएगा। शरीर में दर्द है तो आप निमोस्लाइड दे सकते हैं। निमोस्लाइड की एक टैबलेट आप बीडी दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। देखिए डोलो भी दे सकते हैं, निमोस्लाइड भी दे सकते हैं। निमोस्लाइड तब देना है जब दर्द के साथ में बुखार है। इसके अलावा दोस्तों आप दे सकते हैं पैरासीटामॉल की 500 mg की गोली। अगर जो फीवर है वो थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसे में आप 500 mg दे सकते हैं। एक गोली दिन में आप दे सकते हैं सुबह शाम। या फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो अगर आप 650 mg नहीं देना चाहते हैं तो आप 500 mg की जो गोली है उसे 4 बार दे सकते हैं दिन में। यानी कि अगर पैरासीटामॉल की डोजिंग देखा जाए तो अगर आप 4 बार देते हैं तो कुल मिला के 2 ग्राम हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप 4 ग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप 2 ग्राम तक ही टोटल दें दिन भर में। इसके साथ में दोस्तों अब हम बात करें थोड़ा सा कि अगर फीवर किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, यानी कि अगर लगता है कि फीवर इससे ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायग्नोस करना पड़ता है, और डायग्नोस करने के बाद में ही आपको फीवर की मेडिसिन देनी है। जैसे कई बार फीवर क्या होता है कि रनी नोज के साथ में, खांसी के साथ में देखा जाता है, यानी कोल्ड, कफ और फीवर तीनों साथ में देखे जाते हैं अक्सर। अभी की जो कंडीशन आपको मैं बताऊं, अभी की जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आपको CCF की कंडीशन है, यानी कि कोल्ड, कफ और फीवर दोनों तीनों है। यानी फीवर भी है, खांसी भी आ रही है, और आपको ठंडक भी लग रही है, जुकाम भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको दूसरी मेडिसिन देनी पड़ेगी। इसमें हम लोग आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों इसका जो कंडीशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ये कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें होता क्या है कि रीज़न जो इसका होता है, या तो वायरल इन्फेक्शन होता है, या तो अपर रिस्पायरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें कौन कौन सी दवाएं देते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे हम लोग देंगे टैबलेट साल्बिन एम या साल्बिन कोल्ड आप दे सकते हैं, जिसमें पैरासीटामॉल, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनेरामिन होता है। इसमें एलर्जी की भी दवा है, और कोल्ड की भी दवा है, और दर्द की भी दवा है। ये गोली आप सुबह और शाम दे सकते हैं, एक एक गोली। इसके अलावा दोस्तों लिबोसिट्रिजिन हम दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिबोसिट्रिजिन दे सकते हैं रोज़ाना एक गोली, सुबह शाम दे सकते हैं। और लिबोसिट्रिजिन के साथ में कालपाल टैबलेट, ध्यान रखिएगा साल्बिन एम दे रहे हैं तो आपको ये नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप साल्बिन एम नहीं दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं लिबोसिट्रिजिन एक गोली सुबह शाम, कालपाल यानी पैरासीटामॉल 500 mg एक गोली सुबह शाम लिबोसिट्रिजिन के साथ में, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको पता चलता है कि फीवर किस वजह से हुआ है, यानी कि फीवर का जो इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो आपको पता चल जाता है, तो ऐसे में आप जो भी सोर्स है उसकी मेडिसिन दे सकते हैं,
ठीक है, आप यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको सोर्स पता चलता है आप उस हिसाब से उसको मेडिसिन दे सकते हैं। बाकी आपको लिवोसिट्रीजन और पैरासीटामॉल देनी ही पड़ेगी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि फीवर जो है वोमिटिंग और लूज मोशन के साथ में हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर फीवर वोमिटिंग और लूज मोशन के साथ में होता है तो ऐसे में ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, यानी कि आपके पेट से संबंधित समस्या है। तो यहाँ पे हम लोग दवा देते हैं डोलो यानी पैरासीटामॉल 1 गोली। ये एसओएस देते हैं, जब भी बुखार हो तब आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ में डोमपेरिडोन देते हैं 10 mg की 1 गोली, ये भी एसओएस यानी जब आवश्यकता हो तब ली जाती है। साथ में दोस्तों ऑनडेनसेट्रॉन के उल्टी के लिए हम देते हैं 1 गोली, ये भी एसओएस ली जाती है 1 गोली जब भी आवश्यकता हो। इसके साथ में दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन एंड ओर्निडाजोल एक एंटीबायोटिक आती है जो आपको दी जाती है 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। इसके साथ में अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर 1 लीटर पानी के साथ में मिला दें, गर्म हल्का सा गुनगुने पानी में मिलाएं और उसके बाद दिन भर में 1 लीटर आप इलेक्ट्रॉल पाउडर आराम से पी सकते हैं। दोस्तों इन सभी कंडीशंस के साथ में अगर वोमिटिंग और लूज मोशन के साथ में आपको फीवर आ रहा है तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में आपको जो उसका रीज़न है उसके लिए जांच भी करानी चाहिए, टेस्ट भी कराना चाहिए और डायग्नोस के आधार पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हम लोग फीवर के बारे में बात कर चुके हैं। फीवर इतने प्रकार का होता है और इस तरह का ट्रीटमेंट फीवर में दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के फीवर में अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमारा हेल्थ में चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।